हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 12 बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक इस चैप्टर का, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। बिल्कुल सही बात है, हम बात कर रहे हैं किसकी? इन्वायरमेंट की। चैप्टर का टाइटल है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। फिर यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में कैसे आ गया? क्या पर्यावरण और राजनीति का कोई संबंध हो सकता है, वो भी वैश्विक राजनीति का? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। सारे कोर्सेज आपको एनसीईआरटी से ही कवर कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो क्या कहते हो, शुरू किया जाए? आइए तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। आखिर पर्यावरण वैश्विक राजनीति का मुद्दा कैसे बन सकता है? पर्यावरण का मुद्दा वैश्विक राजनीति में कैसे शामिल हो सकता है? तो एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के जरिए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए हम वैश्विक राजनीति में पर्यावरण कैसे आ सकता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राजनीति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति की क्लास ही है ये। यहां पर आ गया भैया, पर्यावरण कैसे आ गया? इस बात को लेकर सवाल उठा मन में। तो भाई, आपके यहां कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। आप चाहे गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप बड़े शहरों में रहते हो, चाहे आप स्टेट में रहो, चाहे आप देश में रहो, आप कहीं भी रहो, हर जगह का शासन कैसे चलता है? वहां की सरकार के द्वारा चलता है। गांव में ग्राम पंचायत होती है, कोई भी समस्या होती है आप सरपंच के पास जाते हो। आप छोटे से टाउन में रह रहे हो, वहां पर आपके वार्ड का जो पार्षद होगा उसके पास जाओगे। आप नगर पालिका में जाओगे, आप नगर निगम में जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? मुद्दा कोई भी हो, अगर आपको समस्या कोई भी हो तो आप कहां जाओगे? है कि नहीं? मान लो कि आपके कॉलोनी की, आपके मोहल्ले की साफ सफाई नहीं हो रही है, ठीक है, किसके पास जाओगे? म्युनिसिपैलिटी के पास जाओगे ना। अपने पार्षद को बोलोगे कि भाई साहब, आप इस वार्ड के पार्षद हैं, हमारे यहाँ की साफ सफाई क्यों नहीं हो रही? ठीक है, तो आप जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आप उस तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इतनी बात तो क्लियर है। अब जब कोई समस्या, पर्यावरण से संबंधित समस्या विश्व स्तर की होगी, विश्व स्तर की होगी, तो उसके लिए विश्व स्तर पर कोई बातचीत होगी कि नहीं होगी? दुनिया के देश एक साथ मिलेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई सम्मेलन होगा, तब उसमें वो मुद्दा रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा कि ये समस्या कहां कहां है, इस समस्या से कहां कहां के लोग प्रभावित हैं। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, तो अब हम जानते हैं कि पर्यावरण की समस्या राजनीतिक मुद्दा कैसे है, पर्यावरण राजनीति में कैसे आया, पर्यावरण का मुद्दा राजनीतिक मंचों पर कैसे उठा। ठीक है, चलिए, तो देखें, पहला पॉइंट क्या है इसमें कि पर्यावरण की यह समस्याओं को विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। अब आपके यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम होती है साफ सफाई को लेके, आपके यहाँ का वातावरण प्रदूषित होता है सफाई ना होने की वजह से, तो आप जाएंगे सरकार के पास। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि विद्वानों के एक समूह, क्लब ऑफ रोम ने, इसको याद रखना है भाई, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, तो विद्वानों का एक समूह था, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक किताब लिखी। भैया, किताब कौन लिखेगा? विद्वान व्यक्ति लिखेंगे। उस किताब का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। ध्यान रखना है इस बुक का नाम, क्या नाम है?
लिमिट्स टू ग्रोथ। एक किताब लिखी, अब वो किताब क्यों लिखी, उस किताब में क्या लिखा गया, तो इस किताब में दर्शाया गया कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार के संसाधन घट रहे हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ, इसका मतलब समझे। लिमिट्स टू ग्रोथ मतलब आगे बढ़ने की एक सीमा। अब यहां पर जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है जिसके कारण संसाधन घट रहे हैं। अब भाई जनसंख्या के साथ, पॉपुलेशन के साथ रिसोर्सेस तो बढ़ते नहीं जाएंगे, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब प्रेजेंट की ही बात करें तो भैया ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, तो ऐसा कौन सा देश है पूरी दुनिया में? भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर पहुंच चुका है। 140 करोड़ प्लस हो चुकी है भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि संसाधन घटते जा रहे हैं। ठीक है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो इस किताब में यह बताया गया कि जनसंख्या के बढ़ने से संसाधन घट रहे हैं और किस प्रकार से घट रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, ये सब कहां से मिलेगा? इस धरती से ही मिलेगा। पर क्या धरती पर इतनी जगह है कि जनसंख्या आराम से रह भी पाए, जंगल भी बने रहें, खेत खलियान भी बने रहें और जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी पानी की पूर्ति भी होती रहे? जी नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल किस पर लगाया जाना चाहिए? जनसंख्या पर कंट्रोल लगाया जाना चाहिए। ऑलराइट, फिर यूएनईपी की बात आती है। यूएनईपी ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कई सारे सम्मेलन भी करवाए। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण की समस्या राजनीतिक मुद्दा कैसे है, तो कब कब कहां कहां कैसे कैसे पर्यावरण का मुद्दा उठा, पर्यावरण को सुरक्षित करने का मुद्दा उठा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूएनईपी क्या है। यूएनईपी क्या है? यूएनईपी का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? बताओ भाई जल्दी से, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? कौन बताएगा? तेजी से आंसर आना चाहिए भाई, तेजी से। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ध्यान से सुनना है भाई और नोट कर लेना है ये। ऑलराइट, क्लियर। तो यूएनईपी ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कई सारे सम्मेलन करवाए समय समय पर जैसी आवश्यकता पड़ी। ठीक, अब आगे देखें, जिसमें से पहला सम्मेलन था रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन क्यों कहा गया है? इसका जवाब कोई बता सकता है क्या? पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सम्मेलन ब्राजील के एक बहुत बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो यह हुआ था 1992 में, 1992 में अर्थ समिट। ठीक है, कब हुई? 1992 में, और यह पहली अर्थ समिट थी, पहला पृथ्वी सम्मेलन था। ठीक है, चलिए, तो 1992 में रियो सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन कहा जाता है। फिर दूसरी बात समझें, यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह सम्मेलन कराया गया था। तो ये किस विषय को लेकर था? पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन था कि पर्यावरण को बचाए रखने के साथ साथ हम विकास कैसे कर सकते हैं, या विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। यानी कि यहां पर क्या समझ में आता है, किसकी बात कही गई है? यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई है। क्लियर है ये कहानी? तो यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है?
सतत विकास को दर्शाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा तो पूरे विश्व का मुद्दा है, हर एक देश का मुद्दा है। तो इसमें कुल मिला के 170 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए? इसमें 170 देश शामिल हुए और इस सम्मेलन में हजारों स्वयंसेवी संगठन भी शामिल हुए। इनमें से कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल थे। बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC भी शामिल थी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसमें शामिल थी। ठीक है, और इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट कहा जाता है। तो अब यहां से आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि रियो सम्मेलन क्या है या पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देना है कि 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्राजील के एक बहुत बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जिसमें 170 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा था पर्यावरण और विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? इतनी बात आपको बता देनी है बेसिक इंफॉर्मेशन में। देखो, अब रियो सम्मेलन से 5 साल पहले की हम बात करें। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक, रियो सम्मेलन हुआ 1992 में। उससे 5 साल पहले 1987 में। कब? 5 साल पहले 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट छापी गई। ठीक है, कब? 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट छापी गई। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। अब ध्यान से सुनना, इस रिपोर्ट में क्या बात बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्या कहा गया है कि जिस गति से हम विकास कर रहे हैं, जिन रिसोर्सेस का और जिन रिसोर्सेस का जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, जितनी मात्रा में यूज हम कर रहे हैं, उससे आगे जाके हम टिकाऊ विकास से, सतत विकास से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास का कंसेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमें हमारे संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से करना चाहिए, ध्यान से सुनना है आपको, कि हमें हमारे संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से करना होगा ताकि हम विकास भी कर पाएं और जो संसाधन है वो आगे जाके हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहें, हमारा पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। लेकिन संसाधनों का, रिसोर्सेस का इतने तेज गति से दोहन हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है कि आगे जाके ये संसाधन बचेंगे नहीं। तो हम इस विकास को, जो विकास हो रहा है, क्या उस विकास को टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्योंकि विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। जो विश्व का दक्षिणी हिस्सा है वो कहता है कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से करना है। अब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, औद्योगिक विकास होगा, जितनी तेजी से इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी, उतना ज़्यादा रिसोर्सेस का यूज होगा। ये बात एकदम तय है। तो रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आ गई कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के सामने अलग अलग समस्याएं और चुनौतियां हैं। अब उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में औद्योगिक विकास की इतनी होड़ नहीं है, लेकिन दक्षिणी जो हिस्सा है, विश्व का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें औद्योगिक विकास की डिमांड है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो यहाँ पर दुनिया 2 भागों में इस तरीके से भी बढ़ गई कि इन दोनों दुनिया की, यानी कि उत्तर की दुनिया की और दक्षिण की दुनिया की समस्याएं अलग अलग है। ये बात कहाँ खुलकर सामने आई? रियो सम्मेलन में आई। क्लियर? तो उत्तरी गोलार्ध के देश विकसित और अधिक धनी देश हैं, इसलिए उन्हें और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के देश गरीब हैं और विकासशील देश हैं, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, अभी उनके पास इतने संसाधन हैं ही नहीं। क्लियर है? मतलब संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाए, इसीलिए उनके पास और ज्यादा चीजें हैं नहीं। अब उन्हें भी सब कुछ चाहिए है, उन्हें भी विकसित देशों की सूची में शामिल होना है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है आपको?
अब आगे जाके ये जो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच का अंतर है और पर्यावरण के मुद्दे को लेकर है, वो किस तरीके से दिखेगा, उसमें और ज्यादा मजा आएगा आपको। उसमें ये चीज आपको समझ में आएगी कि जो विकसित देश हैं उनको फिर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, किसका, पर्यावरण को प्रदूषित करने का, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का। बात किस पे आएगी, डेवलपिंग कंट्रीज पे, विकासशील देशों पर, क्योंकि प्रेजेंट में वो रिसोर्सेज का यूज कर रही हैं। और जबकि ये बात असली में देखने की है, जो विकसित देश हैं क्या वो बिना रिसोर्सेज का यूज किए जो है डेवलपमेंट कर चुके हैं, बिना रिसोर्सेज का यूज किए उन्हें सारी चीजें प्राप्त करी हैं? जी नहीं। तो भाई पहले तो उन्होंने ही ये आंधी चलाई थी, विकास की आंधी, उद्योगों की आंधी, इंडस्ट्रीज की आंधी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आंधी। उन्होंने ही पहले पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम किया, तब दूसरे देशों में, दूसरी दुनिया के देशों में, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ये चीज पहुंची। अब उन्हें भी विकास करना है कि नहीं? तो क्या पूरी तरीके से किसी एक प्रकार के देश को, यानी कि विकसित देश या विकासशील देशों को, इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हाँ जी, बताइए। ठीक है, चलिए अब देखें, रियो सम्मेलन की बात चल रही है। तो रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। ठीक है, रियो सम्मेलन में क्या होता है? रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए कि कैसे कैसे काम करना है। तो इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ नए उपाय सुझाए गए। क्या कहा गया? एजेंडा 21 के रूप में डेवलपमेंट के कुछ नए उपाय सुझाए गए। अब इसमें क्या सहमति बनी? इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और इससे ही टिकाऊ विकास कहा गया। टिकाऊ विकास यानी कि सतत विकास, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर? और उनमें से कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है, क्योंकि एजेंडा 21 ने ये कहा कि हमें आर्थिक विकास करना है, लेकिन आर्थिक विकास सतत विकास के जैसा हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब क्या आर्थिक विकास करने के लिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आर्थिक विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 में जो बातें कही गई हैं वो बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक विकास तेजी से करना है। ठीक है, अभी मैंने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात आपसे कही थी, राइट? तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तरी गोलार्ध के देश कैसे देश हैं? उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं विकसित देश हैं। ठीक है, कैसे देश हैं? विकसित देश हैं। और दक्षिणी गोलार्ध के देश विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की मुख्य चिंता क्या है? उत्तरी गोलार्ध की मुख्य चिंता क्या है? ओजोन परत में छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। और दक्षिणी गोलार्ध की चिंता क्या है? कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ की गरीबी अभी खत्म ही नहीं हुई है, हमारे यहाँ गरीबी बहुत तेजी से है, तो हमें आर्थिक विकास करना है, गरीबी खत्म करना है, पर्यावरण प्रबंधन करना है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का काम करना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो इन दोनों गोलार्धों के देश, विकसित देश और विकासशील देशों की समस्याएं आपको समझ में आई? इनकी समस्याओं में किस तरीके से अंतर दिखाई देता है वो समझ में आया? क्लियर? चलिए, अब ये कह रहे हैं विकसित देश कि भैया जो विकासशील देश जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो पूरी दुनिया को इससे हानि पहुंचने वाली है और तेजी से वैश्विक तापन बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अब विकासशील देश कह रहे हैं अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा? हम रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमी कैसे अपनी यहाँ की बढ़ाएंगे और गरीबी कैसे खत्म करेंगे? ठीक है, और साथ ही साथ पर्यावरण प्रबंधन का भी मुद्दा है कि एनवायरमेंट को मैनेज करते हुए कैसे हम आगे बढ़े। ये सारे मुद्दे दोनों देशों के, दोनों तरीके के देशों के सामने हैं। क्लियर हुई इतनी कहानी?
अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण का मुद्दा वैश्विक राजनीति में कैसे शामिल हुआ। ऑलराइट, चलिए अब देखें, जो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक की हमने चर्चा करी थी, जो कि क्लब ऑफ रोम के कुछ विद्वानों ने मिलकर इस किताब को लिखा था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक, चलिए, तो वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने, जिसका नाम है, ठीक है, क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम में किस तरीके के मेंबर शामिल थे? जो वैश्विक मामलों से संबंध रखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, वैश्विक मामलों की जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो समूह ने एक अपना क्लब बनाया जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। इन 1972 में एक किताब लिखी, लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक, किताब का नाम याद रखना है, और क्लब ऑफ रोम ने लिखी थी। और क्लब ऑफ रोम ने कब लिखी थी? 1972 में लिखी थी। 3 बातें ये याद रखनी है, ठीक है भाई। किताब लिखी, अब उस किताब में क्या बताया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी प्रकार से संसाधन कम होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनता की मांग बढ़ेगी। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी नीड है, अपनी अपनी जरूरतें हैं, ठीक है भाई। व्यक्ति धरती पर आया है तो रहने को जगह चाहिए, खाने को भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए, इतना तो उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़ा हो जाएगा, रोजगार के साधन चाहिए उसकी, और फैमिली बड़े होकर उसकी और ज्यादा फैमिली भी बढ़ जाएगी, फिर उनकी भी और नीड्स बढ़ जाएंगी। ऐसे ऐसे संसार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो भाई संसार तो बढ़ रहा है, मतलब इंसान तो बढ़ रहे हैं संसार में, लेकिन संसार में चीजें नहीं बढ़ रही हैं, रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो घटेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, यूएनईपी का फुल फॉर्म यहां पर एक बार आपको फिर से बताया गया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। ये बात भी रखनी है आपको याद। अब देखो भाई, ये वाली स्लाइड है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक वाली स्लाइड्स है, इसमें से आपके कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब लिखी, किसने लिखी, क्या बात उसमें कही थी, और यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखें विशेषताएं या महत्व को हम समझते हैं कि जो रियो सम्मेलन हुआ था उसका क्या महत्व, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए तो देखें, पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिल गया। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में पर्यावरण को जगह मिल गई, पर्यावरण को एक ठोस मुद्दे के रूप में जगह मिल गई, ठीक है। तो रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश, विश्व के धनी और विकसित देश कौन से देश हैं? जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, ठीक है। तो विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले देश तथा गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध वाले देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। पैरोकार मतलब कि पर्यावरण के जो एजेंडे हैं उसको लेकर दोनों के सामने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि उत्तरी गोलार्ध के देशों के सामने समस्या है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है, वैश्विक तापन तेजी से बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ठीक है, इनके सामने ये समस्या है। तो विकासशील देश कह रहे हैं कि हमने अभी तक रिसोर्सेज का यूज उतने अच्छे से किया ही नहीं है कि हम डेवलप्ड हो गए हों, विकसित हो गए हों, विकसित देशों की सूची में शामिल हो गए हों। हमारे पास अभी भी गरीबी है, भुखमरी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमारा आर्थिक विकास हुआ नहीं है और पर्यावरण भी हमारे यहाँ का खतरे में है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो उत्तरी देशों की मुख्य चिंता क्या थी? ओजोन परत को नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी, ठीक है। इनने क्या कहा कि हमारी मुख्य समस्या ये है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है और ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। जबकि दक्षिणी देश या दक्षिणी गोलार्ध के देश, उनकी समस्याएं क्या थी कि हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ है, पर्यावरण प्रबंधन की हमारे पास समस्या है। तो आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे कि हम पर्यावरण को मैनेज करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाते हुए कैसे आर्थिक विकास करें। पर्यावरण को भी बचाना है और हमें आर्थिक रूप से मजबूत भी होना है, तो हम कैसे ये काम कर सकते हैं, ये थी उनके सामने समस्या,
ऑलराइट, चलिए फिर देखें तो रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए और एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीकों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका भी सुझाया गया, जिसमें ऐसे विकास की कल्पना की गई, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऐसे विकास की कल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो एजेंडा 21 क्या कहता है? एजेंडा 21 में कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और एजेंडा 21 की आलोचना भी करी गई कि पर्यावरण पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जो 1987 में रियो सम्मेलन के 5 साल पहले, रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। उसके 5 साल पहले 1987 में एक रिपोर्ट पेश करी गई जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, उसमें क्या बताया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। जो आर्थिक विकास के वर्तमान तरीकों को आप अपना रहे हो वो भविष्य में आपको आगे लेके नहीं जाएंगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑलराइट, तो बराबरी से सभी ने लाइक शेयर कर दिया कि अभी कुछ बाकी है? बराबरी से लाइक शेयर हो गया। चलें आगे। चलिए, तो पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों के रवैये की अब हम यहां पर चर्चा करते हैं। देखें गौर से, ध्यान से, कि पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का रवैया क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम विकसित देशों की चर्चा करते हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की हम चर्चा करते हैं। तो उत्तर के विकसित देश, उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध के देश, पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ठीक है, जो पर्यावरण की स्थिति आज है उसी रूप में वो चर्चा करना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति जो है उनको कैसे संभाला जा सके। ये वो चर्चा नहीं करना चाहते कि जब ये विकसित देश नहीं थे, जब ये धीरे धीरे विकास कर रहे थे, विकासशील अवस्था में थे, तब इन्होंने ही तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। ये बात क्या करना चाहते हैं कि प्रेजेंट में किस तरीके से पर्यावरण खराब हो रहा है। मतलब ये विकासशील देशों को दोषी ठहराएंगे, है कि नहीं? सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, यानी कि सभी को बराबरी से पर्यावरण में जो नुकसान हुआ है उसके लिए सभी को बराबरी से जिम्मेदार ठहराया जाए। क्लियर है बात? समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? डेवलप्ड कंट्रीज की। अब विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की क्या स्थिति है, इसको भी समझ लेते हैं, इनका क्या रवैया है पर्यावरण को लेकर। अब विकासशील देश क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज क्या कहती हैं? विकासशील देश कहते हैं कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, जो प्रेजेंट में या पास्ट में, ठीक है, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा है, हमारे इकोसिस्टम को जो नुकसान पहुंचा है वो ज्यादातर विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, क्योंकि औद्योगिक विकास का कंसेप्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ था? विकसित देशों से ही शुरू हुआ था, और औद्योगिक विकास के जरिए ही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए ही डेवलप्ड कंट्रीज ने खुद को डेवलप किया है। ठीक है, समझ में आई बात? तो विकासशील देश किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं पॉल्यूशन के लिए। क्लियर? तो यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्या कहा गया है? यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। आप क्यों पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेते जब आपने ही पर्यावरण को नष्ट करने की शुरुआत करी थी? ठीक है, तो इसके अलावा विकासशील देश अभी भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
भाई विकसित देशों में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, किसी भी नई चीज की उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तो अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्रोसेस में है ना, हम तो इन प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हम उस प्रक्रिया से अभी गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगें। अब पर्यावरण को देखते हुए विकसित देश क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, या जिन भी तरीकों से, जिन भी कार्यों से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, उन कामों को प्रतिबंधित कर दो, उन कामों पर रोक लगा दो, बैन लगा दो। अब विकासशील देश कह रहे हैं कि बैन कैसे लगा दो, प्रतिबंध कैसे लगा दो, हमें तो आर्थिक विकास करना है ना, हमें तो आर्थिक रूप से मजबूत बनना है ना, हमें तो हमारे देश की पूरी जनता को रोजगार देना है ना, कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो विकासशील देश अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगें जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। अब विकसित देशों को भाई क्या है, वो कर चुके हैं सबको जो उन्हें करना था, तो उन पर प्रतिबंध लगाओ आप, क्योंकि सबका सिनेरियो अलग अलग है, सबकी मांग अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो आप उन सारी चीजों को देखते हुए प्रतिबंध लगाओ कि कहां प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, कहां नहीं है। बिल्कुल बात सही है, क्लियर। और विकसित देश क्या कहते हैं कि भाई विकासशील देश ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनके कामों पर प्रतिबंध लगाओ, है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेजेंट में कहां हो रहा है, विकासशील देशों में हो रहा है। तो इन दोनों के बीच अंतर समझ में आए आपको, ठीक है, क्लियर है। तो भाई लाइक शेयर बराबर से हो रहा है, कोई दिक्कत। चलें आगे, चलिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियमाचार हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। UNFCCC कन्वेंशन के बारे में हम बात करेंगे, 1992 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्या है भाई, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यह भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। हाँ, तो UNFCCC क्या है, 1992 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार में कहा गया है, मतलब UNFCCC में क्या कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। जितने भी दुनिया के देश हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कि अगर पर्यावरण का क्षय हुआ है तो आपने क्या किया है, पर्यावरण के क्षय होने में आपका योगदान क्या रहा, आप उसकी जिम्मेदारी उठाओ और आप उस डायरेक्शन में काम करो। ये अलग अलग देश की अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है, इसमें ना सिर्फ विकसित देशों को या ना सिर्फ विकासशील देशों को दोषी ठहराया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस UNFCCC कह रहा था, तो इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश अग्री भी थे, लेकिन कुछ बातों पर अग्री थे। वो बातें क्या थी कि ऐतिहासिक रूप से भी, अब ध्यान से सुनना, अभी हमने किसकी बात करी थी, विकसित और विकासशील देशों की हमने बात करी थी, ठीक है, कि विकसित देश कह रहे हैं कि विकासशील देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, औद्योगिकरण विकासशील देशों में हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन विकसित देशों ने पहले यही किया है, तब वो विकसित हो पाए हैं और उन्होंने तेजी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो तेजी से विकसित हो पाए हैं। ये बात है कि नहीं है। अब देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट बहुत ज्यादा जोरदार है, इसको ध्यान से सुनना। ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी, यानी कि हम पास्ट की बात करें और प्रेजेंट की बात करें, दोनों समय में
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा भूमिका विकसित देशों की है। जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? चाहे हम ऐतिहासिक रूप से बात करें, यानी कि चाहे हम पास्ट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, मौजूदा समय की बात करें, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? विकसित देशों की है, डेवलप्ड कंट्रीज की है। ठीक है, अब विकासशील देशों की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता कम है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता क्या? प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन क्षमता, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन क्षमता या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की क्षमता विकासशील देशों में कम है। किसके कंपैरिजन में? विकसित देशों के कंपैरिजन में। भूमिका सबसे ज्यादा किसकी है? विकसित देशों की है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यता से भी अलग रखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकासशील देशों की उत्सर्जन क्षमता कम है, विकसित देशों की, चाहे प्रेजेंट की बात करो चाहे पास्ट की बात करो, उनकी ज्यादा है। ऑलराइट, अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये बात आती है। ठीक है, चलिए तो समझें, आगे की बात समझें। क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर किया गया समझौता है। तो क्यों किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल? तो इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, कि जो औद्योगिक देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, उसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करे गए। ठीक है, अब उनको एक टारगेट दिया गया कि आपको इतने समय में इतना ही उत्सर्जन करना है, इससे ज्यादा लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCF और आदि गैसों के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका है। तो इनके उत्सर्जन की मात्रा आपको कम करनी है और एक समय निर्धारित कर दिया गया कि आपको ये समय दिया जाता है, इस समय तक आपको इतना % इसका डिक्रीज ही करना है। जैसे कि मान लो कोई भी कंट्री विश्व का मान लो 15% उत्सर्जित करती है, मान लो, ठीक है, 15 भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात कही जा रही है। तो मान लो कि कोई कंट्री 15% कार्बन उत्सर्जन करती है, तो उसको एक टारगेट दिया गया कि भाई अगले 5 साल में, मतलब अगले 5 साल, मान लो कि 2029 तक की हम बात करें या 2030 तक की बात करें, ठीक है, कि 2030 तक आपको जो है 15% से कहां लाना है, आपको 10% पे लाना है। ठीक है, ऐसे हर एक देश को टास्क दिया गया। क्लियर? क्योंकि ये सारी गैसेस क्या करती हैं? ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, वैश्विक तापन को बढ़ाती हैं। क्लियर? तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, अब देखें, पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। अगला सवाल यहां से यह बन सकता है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कहां था और आखिर ये क्योटो क्या है? इस प्रोटोकॉल का नाम क्योटो क्यों रखा गया? तो जापान के एक शहर का नाम है क्योटो, उस शहर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, क्योटो सम्मेलन, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, और 1997 यानी कि 1997 में यह कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे, और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC के नाम से जानते हैं, इस पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में हुआ। कहां हुआ? जापान के शहर क्योटो में हुआ। जापान के एक बहुत बड़े शहर क्योटो में हुआ था। क्यों हुआ था? ग्रीन हाउस
गैसों के उत्सर्जन को कम करने। क्लियर है कहानी? तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे थे और इसका अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि भारत ने इस प्रोटोकॉल पर कब अपनी सहमति दी थी, कब इस पर अपने सिग्नेचर करे थे? तो इसका आंसर होगा क्या? 2002 में। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल की सारी बातें आई समझ में? चलें अब आगे। चलिए अब देखें, भारत, चीन और अन्य विकासशील देश, भारत, चीन और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट मिली थी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो बातें आती हैं उन बातों को लेकर विकासशील देश जो भी हैं, भारत और चीन समेत, उनको कुछ मामलों में छूट दी जाती है। ठीक है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। तो भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश थे, जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका बड़ा योगदान नहीं था, इसलिए इन्हें छूट दी गई थी कि ये जो कंट्रीज हैं इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित नहीं करती हैं। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। जो तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो हमें समस्या दिखाई दे रही है, ग्लोबल वार्मिंग की हमें जो समस्या दिखाई दे रही है, वो क्यों दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है? औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण दिखाई दे रही है। क्लियर? ठीक है, यहां तक की बात। चलिए अब देखें, अब हम जानते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, वन प्रांतर, ये क्या होता है भाई? कोई बता सकता है? पढ़ा है क्या आपने? ये चैप्टर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत बताइए। देखो, मैं हमेशा कहती हूं कि चाहे आप स्कूल में जाएं, चाहे आप किसी कोचिंग क्लास में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, अब ये तो पता होता है कि नेक्स्ट उस पर्टिकुलर स्कूल की क्लास में या किसी भी क्लास में क्या होने वाला है। तो जब भी आप वो क्लास अटेंड करने जा रहे हो, किसी भी मोड की क्लास हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके की हो, उस चैप्टर का थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आपको बहुत जरूरी होता है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना ही चाहिए ताकि क्लियरिटी आपके दिमाग में रहे, चीजें आपको समझ में आए। इसीलिए तो हम आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट प्रोवाइड कराते हैं कि भाई चैप्टर से एक बार आप परिचित हो जाओ, उसके बाद हम उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन प्रांतर, वन प्रांतर क्या है कि वनों के कुछ हिस्से को पवित्र मानकर उन्हें काटा नहीं जाता। जी हाँ, जंगलों को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। वनों को पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है और इन्हीं से हमारा सब कुछ चल रहा है। वनों से जो लकड़ी मिल रही है वो आपके घरों में यूज रही है, वनों से जो फल सब्जी जो भी मिल रहा है आपको, उसी से सब कुछ चल रहा है। पूरी धरती उसी से चल रही है, वनों से ही बारिश हो रही है, वनों से ही आपको ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, तो वनों के कुछ हिस्से को पवित्र मानकर उन्हें काटा नहीं जाता। भाई वनों की कटाई तो करी जाती है क्योंकि जरूरत होती है, सामान की जरूरत होती है, वनों से जो चीजें प्राप्त होती है उसकी जरूरत होती है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उस पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह बनाना, खेत खलिहान बनाना, उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन उतनी उपलब्ध है नहीं तो वनों को काटा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी वनों के कुछ भाग को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, उन्हें काटा नहीं जाता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, यहाँ पर देवी देवता रहा करते हैं। इन्हें वन प्रांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ही वन प्रांतर कहा जाता है। और अक्सर गांव में हमें ऐसे स्थान देखने को मिल जाते हैं और इन वन प्रांतर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वन प्रांतर क्या हुए कि जंगलों में कुछ
कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है और उन्हें पवित्र मानकर उन स्थानों को, उन जंगलों को, उस स्थान के पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहा जाता है? वन प्रांतर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इन वन प्रांतर को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो गांव देहातों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो पवित्र माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन जगह पर देवी देवता रहते हैं, इसलिए यहाँ के पेड़ों को काटा नहीं जाता। और यह परंपरा चाहे जो भी हो, पर इन प्रथाओं के कारण पेड़ पौधा का बचाव हुआ है। अब आप कहते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी जंगलों में देवी देवता रहते हैं, है ना? देवी देवता रहेंगे तो भैया मंदिर में रहेंगे और दिखाई तो देते नहीं है। अब ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। आधुनिक युग में कहाँ देवी देवता होते हैं भाई? ये तो अंधविश्वास है, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन मान्यता जो भी हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे कुछ भी बात हो, ठीक है, चाहे पूजा पाठ की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन इस मान्यता के कारण, इस प्रथा के कारण, इस परंपरा के कारण पेड़ पौधों का बचाव होता है कि भाई उस पर्टिकुलर हिस्से के पेड़ पौधे हमेशा बचे तो रहते हैं, भले ही आसपास के इलाके के पेड़ काट दिए जाएं, लेकिन इस मान्यता के कारण कि वहां देवताओं का, देवियों का निवास होता है, तो यहाँ के पेड़ नहीं काटना है। तो इस मान्यता के कारण पर्यावरण को एक ये लाभ हुआ है कि पेड़ बचे हैं। क्लियर? चलिए अब देखें वन प्रांतर के विभिन्न नाम। जैसा कि अभी हमने जाना कि अलग अलग राज्यों में वन प्रांतर को अलग अलग स्थान, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान में कहा जाता है वानी। राजस्थान में क्या कहा जाता है? वन प्रांतर को वानी कहा जाता है। झारखंड में जहराथान और सरना कहा जाता है। सवाल आएगा यहां से भाई, कहां क्या कहा जाता है वन प्रांतर को? तो राजस्थान में वानी, झारखंड में जहराथान और सरना कहा जाता है, मेघालय में लिंगदोह कहा जाता है, केरल में काव कहा जाता है वन प्रांतर को, उत्तराखंड में थान या देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को तो पूरी की पूरे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र में देव रहीस कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में वन प्रांतर के नाम हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, वैश्विक तापन है क्या। तो देखें भाई, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं। किसके कारण बढ़ती जा रही हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बढ़ती जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कारण बढ़ती जा रही हैं। उन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कैसे हो रही है? तो भाई ओजोन परत का नाम आपने सुना होगा, ओजोन लेयर का नाम सुना होगा। ओजोन लेयर कहां होती है? कहां होती है ओजोन लेयर? जल्दी बताओ। क्लास 12th स्टूडेंट हो आप, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th स्टूडेंट्स। ओजोन लेयर कहां होती है? जमीन के ऊपर होती है या जमीन के नीचे होती है? कहां होती है बताओ भाई। आसमान में होती है या जमीन में बीचों बीच होती है या जमीन के नीचे होती है? वायुमंडल में ही होती है ना। ठीक है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको कितने भागों में बांटा गया है ये भी बता दो। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो बताओ भाई। सबसे पहले लिख लेते हैं, नीचे से शुरुआत करेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ वायुमंडल की परतें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आते हैं हम ओजोन लेयर पर, क्योंकि ओजोन लेयर की स्थिति आपको बतानी है। ठीक, तो देखो सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल। फिर होता है आपका समताप मंडल। फिर बीचों बीच होता है आपका मध्य मंडल। फिर होता है आपका आयन मंडल। फिर होता है आपका बहिर्मंडल। ठीक, इस तरीके से ये होते हैं आपके वायुमंडल की 5 परतें। अब जो ये दूसरे नंबर की परत है समताप मंडल, यहां पर होती है क्या? ओजोन परत, ओजोन लेयर। यहां पर आपको क्या मिलेगी? ओजोन परत। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत है बहुत पतली सी परत होती है
और उन ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के कारण इस लेयर में हो रहे हैं छेद, जिसके कारण पृथ्वी को हो रहा है नुकसान। अब इस ओजोन लेयर की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर इसमें छेद हो गए तो पृथ्वी को नुकसान होगा। तो ये ओजोन लेयर जो है हमारी पूरी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का आवरण ढका हुआ है, मतलब ओजोन लेयर का आवरण है, जिसके कारण जो सूर्य से डायरेक्ट आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, वो पृथ्वी पर सीधे नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणियों की रक्षा होती है और सारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स के कारण क्या हो रहा है, इस ओजोन परत में होल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर जितना भी कुछ है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, सबको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अब देखो, वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है, जिसमें से सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी तक पहुंचती है, छन छन के आती है सूर्य की रोशनी, फिल्टर होके आती है, और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अब क्या हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि होने के कारण इस परत में हो गया होल, यानी कि छेद हो गया, जिससे अब सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। जैसे बर्फ को आप फ्रिज से बाहर निकाल दो तो बर्फ पिघल जाती है, फ्रिज के अंदर रखी है, फ्रिज चालू है, लाइट है, तो क्या है, बर्फ जमी रहेगी। मतलब सीधी सी बात है कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है तो बर्फ जमी है, और फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान बढ़ गया तो बर्फ पिघल गई। ठीक इसी तरीके की स्थिति यहाँ पर है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो ओजोन लेयर में होल हो गए उसके कारण डायरेक्ट आती हैं सनरेजेस पृथ्वी पर, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो ग्लेशियर की बर्फ है वो तेजी से पिघल जा रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्रों का, भाई बर्फ पिघलेगी कहाँ जाएगी, मिलके समुद्र में जाएगी, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा, जिससे उन स्थान पर ज्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। अब जो शहर या जो कंट्री समुद्र के किनारे बसी हुई हैं, उनको ज्यादा खतरा होगा कि नहीं भाई। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, पानी भर जाएगा, वो क्षेत्र डूब में आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ गैसेस हैं जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं या ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों के कारण हो रहा है, तो उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। आप बता देंगे, क्या कहते हो, बता देंगे? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हाँ भाई, बराबरी से लाइक शेयर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सेशन होता है यहीं पर खत्म। हमने शुरुआत में ये जाना कि वैश्विक राजनीति का मुद्दा पर्यावरण कैसे बन सकता है। ठीक है, और वैश्विक राजनीति के मंच पर पर्यावरण के मुद्दे जब जब उठाए गए तब कौन कौन से सम्मेलन हुए। ठीक है, तो 1987 में क्या हुआ, अवर कॉमन फ्यूचर ने एक रिपोर्ट पेश की। फिर 1992 में क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के एक बहुत बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ठीक है, अर्थ समिट हुई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई, एजेंडा 21 को लाया गया। और उसके पहले एक हमने बुक का भी नाम पढ़ा था, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें भी कुछ बातें बताई गई थी कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संसाधन तेजी से घट रहे हैं, ये बात हुई थी। उसके बाद हमने बात करी थी 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जिस पर काफी सारी कंट्रीज ने सहमति व्यक्त करी थी। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सन 2002 में जो है अपनी सहमति व्यक्त करी, अपने हस्ताक्षर करे और क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। और अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। क्लियर? तो
तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जैसे ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत में होल होने के कारण अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, तो समुद्र के किनारे बसे जो शहर हैं वो डूबने लगते हैं। क्लियर? और हाँ, विकसित और विकासशील देशों का कंसेप्ट भी समझा था कि ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विकसित देशों का या विकासशील देशों का? बताइए, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। एक बार फिर से रिपीट करती हूं सवाल कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान विकसित देशों का है या विकासशील देशों का है? और अगर विकसित देशों का है तो कैसे है, और विकासशील देशों का है तो कैसे है? ठीक है, ऑलराइट। तो भाई पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे बनना चाहिए और सभी इसका जवाब कमेंट में जरूर देंगे। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। और क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का डेली प्राइमर वीडियो आपको मिलता है रोज रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, चलिए तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। सारे कोर्सेज आपको एनसीईआरटी से ही कवर कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।